Hello students, welcome back to my YouTube channel Let's Learn with Dr. Sarita. स्टूडेंट्स, आज हम लोग कॉटन के बारे में पढ़ेंगे, यानी कि कपास के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। ये हमारी जो टेक्सटाइल्स की क्लास है, ये तीसरी क्लास है। इससे पहले हम लोग टेक्सटाइल्स की उत्पत्ति कैसे हुई, किस फॉर्म में हम लोगों ने कपड़े का आविष्कार करा, वो हमने समझा। प्लस हमने क्लासिफिकेशन देखा था, हमने क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर देखा था। अब हम उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखेंगे कॉटन के बारे में। जो कॉटन का जो फाइबर है वो किस प्रकार का फाइबर है, उसकी क्या केमिकल प्रॉपर्टीज़ है, उसकी क्या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है और क्या इफ़ेक्ट होता है। और कॉटन के बारे में बहुत सारे हम तथ्य जानेंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। तो पहले कुछ मुख्य बातें हम कॉटन के बारे में समझ लेते हैं। देखिए, कॉटन क्या है। जो कपास है, कपास एक प्राकृतिक रेशा है। हम पढ़ चुके हैं, हम क्लासिफिकेशन ऑफ फाइबर में पढ़ चुके हैं कि कपास क्या है, प्राकृतिक रेशा है। जो कहाँ से प्राप्त होता है, तो वनस्पति जगत से हमें ये प्राप्त होता है। ठीक है। इसका जो वर्ड है, जो कपास, कपास शब्द अरबिक भाषा के शब्द कॉटन से लिया गया है। किससे लिया गया है? अरबिक भाषा के वर्ड कॉटन से कपास लिया गया है। और गुणवत्ता की दृष्टि से देखें तो कहाँ का कपास सबसे बेस्ट क्वालिटी का होता है, तो मिस्र का कपास सबसे बेस्ट क्वालिटी का माना जाता है। अगर हम कपास की क्वालिटी देखें, गुणवत्ता के आधार पर वर्गीकरण करें या समझें कि कहाँ का कपास सबसे बेस्ट क्वालिटी का होता है, तो गुणवत्ता की दृष्टि से मिस्र का जो कपास होता है सबसे बेस्ट क्वालिटी का कपास होता है। अब हम समझते हैं कि जो कपास की खेती के लिए मिट्टी की कैसी आवश्यकता होती है। तो कपास की खेती के लिए काली मिट्टी की आवश्यकता होती है। स्टूडेंट्स, कैसी मिट्टी की आवश्यकता होती है? तो काली मिट्टी, काली और उष्णकटिबंधीय जलवायु की आवश्यकता होती है। कपास की खेती उसी स्थान पर होगी जहाँ की मिट्टी कैसी होगी, काली होगी, और जलवायु कैसा होगा, जलवायु उष्णकटिबंधीय होगा। ठीक है। कपास की जो मिट्टी होगी वो काली मिट्टी में खेती होती है, और जलवायु कैसा होता है, उष्णकटिबंधीय होता है। ठीक है। कपास हमने समझा कि कपास क्या है, एक प्राकृतिक रेशा है, सेलुलोजिक रेशा है। इस कहाँ से लिया गया है, वर्ड कहाँ से आया, शब्द आया है अरेबिक भाषा के कॉटन से लिया गया है। और कहाँ का कपास बेस्ट क्वालिटी का होता है, तो मिस्र का होता है। ठीक है। कैसी खेती के लिए कैसी मिट्टी चाहिए में कपास की खेती होती है, तो काली मिट्टी में, और जलवायु कैसा होता है, तो उष्णकटिबंधीय जलवायु की आवश्यकता होती है। अब आगे हम देखते हैं और क्या। तो कपास का जो जन्म दाता जो स्थान है या जन्म मूल स्थान माना जाए तो भारत है। ठीक है। मिस्र का जो कपास है बेस्ट क्वालिटी का माना जाता है, लेकिन जो मूल उद्गम का स्थान कहा जाएगा, तो क्वेश्चन आएगा कि कपास के जन्मदाता कौन सा देश है या मूल स्थान क्या है, तो मूल स्थान क्या है, भारत है। कपास का जन्मदाता भारत है। अब हम देख लेते हैं कि जो कपास की रेशे की लंबाई कितनी होती है। तो कपास की रेशे की लंबाई आधी इंच से 2.5 इंच तक होती है। कितनी होती है कपास की रेशे की लंबाई? आधा इंच से 2.5 इंच। इसीलिए तो इसको हम स्टेपल फाइबर कहते हैं, है ना। हम क्लासिफिकेशन पढ़ चुके हैं ना कि स्टेपल फाइबर क्या होता है, फिलामेंट फाइबर क्या होता है। तो जिसकी लंबाई कम होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम स्टेपल फाइबर कहते हैं। तो कपास भी एक स्टेबल फाइबर है ना। जितने भी नेचुरल फाइबर्स होते हैं, हमने पढ़ा था कि जितने भी नेचुरल फाइबर होते हैं वो स्टेपल होते हैं। सिर्फ किसको छोड़ के? अपवाद हमने किसे कहा था, तो हमने कहा था रेशम को। रेशम को छोड़ के, रेशम क्या है, फिलामेंट है, क्योंकि उसकी लंबाई अविरल होती है, यानी कि जितना बहुत लंबा होता है ना। कपास की पेड़ की लंबाई कितनी होती है? जो पौधा होता है कपास की पेड़, उसकी लंबाई 3 से 6 फीट होती है। कितनी होती है? 3 फीट से 6 फीट तक कपास के पौधे की लंबाई होती है। इसको ध्यान में रखेंगे आप कि रेशे की लंबाई आधी से 2.5 इंच, ठीक है, हाफ से 2.5, और कपास का जो पौधा होता है उसकी लंबाई होती है 3 से 6 फीट। इजंट इट। अब कपास का हम व्यास देख लेते हैं। तो क्या व्यास है, तो 16 से 20 माइक्रोन। इसका जो व्यास में हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो 16 से 20 माइक्रोन इसका व्यास होता है। उसके बाद हम क्या देखते हैं कि भारत में कपास का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो गुजरात सबसे 1 नंबर पे आता है, फिर महाराष्ट्र, फिर मध्य प्रदेश। इन 3 स्थानों पर सबसे ज़्यादा खेती होती है कपास की, है ना। कपास की खेती के लिए क्या चाहिए, काली मिट्टी चाहिए, प्लस क्या चाहिए कि भरपूर पानी चाहिए। तो जो हमारे जो इन स्थानों में जो उष्णकटिबंधीय जलवायु होती है ना। और वहाँ ये कपास का सबसे बेहतर कहाँ होता है, तो गुजरात में होता है पहला उत्पादन। दूसरा नंबर पर महाराष्ट्र आता है, और तीसरा नंबर पर मध्य प्रदेश में कपास का उत्पादन होता है। इजंट इट। नाउ विश्व में कपास उत्पादन के आधार पर भारत क्या है, प्रथम देश है। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि हमारा जो भारत है उसका उत्पादन, हमने पहले डिस्कस करा था कि हमारा उद्गम स्थान क्या है कपास का, तो भारत है। लेकिन विश्व में उत्पादन की दृष्टि से भी देखा जाए तो भारत 1 नंबर पे ही आता है ना, प्रथम नंबर पे ही भारत आता है।
अब हम कपास की मिल की बात करें तो कपास की मिल कहाँ सबसे पहले लगाई गई थी, तो सर्वप्रथम कपास की मिल 1880 में 1818 में कोलकाता में लगाई गई थी। ठीक है, दूसरी 1854 में मुंबई में, ठीक है, और तीसरी 1861 में अहमदाबाद में। समझ में आई बात? पहली जो आपकी कपास की जो मिल लगी थी वो 1818 में कोलकाता में स्थापित की गई थी। ठीक है, उस वक्त क्या था, 1880 में कलकत्ता जो सूती वस्त्रों का उत्पादन का केंद्र था, और वहाँ पे सबसे पहले कॉटन की मिल लगाई गई थी। दूसरी मिल कहाँ लगाई थी, 1854 में मुंबई में, और तीसरी जो मिल लगी थी 1861 में अहमदाबाद में मिल लगाई गई थी। ठीक है, अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा क्या है। कपास का रेशा, कपास कच्चा रेशा सूक्ष्मदर्शी से देखने पर, माइक्रोस्कोप से देखने पर कैसा लगता है, तो खोखली नली के समान दिखता है, यानी कि एक पाइप की तरह दिखता है जो अंदर से बिल्कुल खोखला हो। और पक जाने पर कैसा दिखेगा, जब कच्ची अवस्था होती है तो हम अगर माइक्रोस्कोप से देखेंगे कपास के उसको रेशे को, तो ऐसा लगता है कि एक पाइप है और वो अंदर से खोखला है। लेकिन जब पक जाता है तो वही लग जाता है, ऐसा दिखता है जैसे कि बल खाते फीते, यानी कि जो फीता होता है, ठीक है, वो फीता इन द सेंस रस्सी टाइप समझ लीजिए, कि पतली रस्सी जो होती है वो मुड़ी हुई हो रही है, बल खा रही है, यानी कि मुड़ी मुड़ी से लहराती हुई फॉर्म में है। ठीक है, उसके बाद कपास की फसल तैयार होने में कितना समय लगता है, तो 200 दिन, 200 दिन से 1 वर्ष का समय लगता है। ठीक है, कपास का जो बस फसल है वो बुआई से लेकर उसकी मतलब हार्वेस्टिंग की पूरी प्रोसेस मान लीजिए जाए तो 200 दिन से 1 वर्ष का समय लगता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कि कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ है। कपास अनुसंधान संस्थान कहाँ है, तो नागपुर महाराष्ट्र में। ठीक है, नागपुर महाराष्ट्र में कपास का अनुसंधान संस्थान है। कपास का विश्लेषण प्रयोगशाला भी महाराष्ट्र में है, लेकिन कौन सा जगह है, मांटोगा। ठीक है, कपास का जो विश्लेषण प्रयोगशाला होता है जहाँ रिसर्च किया जाता है वो कहाँ है, तो मोन्टांगा महाराष्ट्र में। और कपास का अनुसंधान संस्थान की बात करी जाएगी कि केंद्रीय कपास अनुसंधान संस्थान तो कहाँ है, नागपुर महाराष्ट्र में। ये सारे क्वेश्चन आपके जो मैंने पॉइंट्स बनाए हैं एग्जाम के, सभी एग्जाम्स में किसी न किसी एग्जाम्स में ये आए हुए पॉइंट्स हैं, इसलिए हमने इसको इस तरीके से पॉइंट वाइज कर दिया है ताकि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, जितने भी आपके जो मैंने यहाँ पॉइंट्स रखे हैं इसमें ये किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, तो आप इसको बिल्कुल ध्यान से समझेंगे। उसके बाद हम देख लेते हैं, हमने ये समझ लिया कि कपास के पौधे की बुआई से लेकर तैयार होने में 200 दिन का समय लगता है, यानी कि लगभग 1 वर्ष का समय लगता है। ठीक है, ये तो कपास से जुड़ी कुछ विशेष बातें हो गई थी। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो कपास का जो मेकिंग है, फाइबर मेकिंग, फैब्रिक मेकिंग का प्रोसेस कैसे होता है, कैसे बुआई होती है और कैसे अंततः हमें कपड़ा प्राप्त होता है। तो आइए देखते हैं। पहला क्या है, हार्वेस्टिंग। कपास की जो हार्वेस्टिंग होगी, हार्वेस्टिंग का मतलब क्या होता है कि खेती करना, है ना। खेती करेंगे, कपास को उपजाएंगे, और क्या करेंगे, जब कपास का पौधे से फूल निकलेगा तो उसको हम एकत्रित कर लेते हैं। ठीक है, तो पहली जो प्रोसेस होती है वो कपास की खेती होगी। ठीक है, ऑब्वियसली बात है कि नेचुरल फाइबर है, प्राकृतिक फाइबर है, और वनस्पति जगह से मिल रहा है तो उसको खेती करेंगे ही। तो पहला जो है हार्वेस्टिंग है। सेकेंड क्या होता है, गिनिंग होता है, यानी कि जो कपास का जो फूल होता है वो किस में होता है, उसके अंदर वो हम इसको क्या कहते हैं, हम सीड हेयर भी कहा था। हमने जब क्लासिफिकेशन पढ़ा था हमने कहा था ना कि कपास को बाल का बीज का बाल भी कहते हैं, यानी कि सीड हेयर कहते हैं, क्योंकि उसको उसके अंदर जो सीड के चारों तरफ जो होता है कपास के रेसे लिपटे रहते हैं। तो क्या होता है, बिनौलों को निकालना, यानी कि उस सीड से क्या होता है वो हटाया जाता है, निकाला जाता है। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, प्रोसेस को गीनिंग कहते हैं। उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, गीनिंग कहते हैं। नेक्स्ट आपका है सॉर्टिंग, यानी कि छटाई करेंगे, क्वालिटी के आधार पर हम उसको छटाई करते हैं, गुणवत्ता के आधार पर अलग अलग जो आपकी जो कपास की जो आता है, फल आता है, मतलब कि जिसमें से रेशा निकलता है उसको अलग अलग छाटा जाता है क्वालिटी के अनुसार पर, इजंट इट। तब उससे क्वालिटी, एक मध्यम क्वालिटी के कपड़े बनेंगे, एक अच्छी क्वालिटी के बनेंगे, एक उससे भी अच्छी क्वालिटी के बनते हैं, कुछ खराब भी बनते हैं। तो इस प्रकार छटाई की जाती है। फिर क्या होता है, बूलिंग की जाती है, यानी कि गांठ बांधा जाता है। और गांठ कितने,
नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है बूलिंग। बूलिंग मतलब गांठ बांधना, यानी कि अब कपास को जब छटाई कर ली जाती है उसके बाद क्या होगा, उसको गांठों में बांधे गए। गांठों में का जो साइज कितना होता है, तो होता है 500 पॉन्ड। एक गांठ बनाई जाती है 500 पॉन्ड की, ठीक है। 500 पॉन्ड के अलग अलग गांठ बना दी जाती है। नेक्स्ट जो पॉइंट है क्या है, वो आपका है कॉर्डिंग। कॉर्डिंग और नेक्स्ट पॉइंट है आपका कॉर्डिंग और डबलिंग। कॉर्डिंग और डबलिंग का मतलब होता है खोलना और मिलाना। अब गांठ बंधे हुए थे, 500 पाउंड की गांठ बंधाया गया था। अब उसको क्या होगा, मिल में जब जाएगा तो वहाँ पे किया जाएगा, उस गांठों को खोला जाएगा और फिर उसको मिलाया जाएगा, आपस में मिलाया जाता है, ठीक है। उसको क्या कहते हैं, कॉर्डिंग और डबलिंग। उसके बाद कॉम्बिंग होगा, यानी कि कपास के रेशों पर क्या की जाती है, कंघी की जाती है, ठीक है। कंघी की जाती है, कपास के रेशों पर आप कंघी की जाएगी, उसको सीधा किया जाता है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट जो प्रोसेस है आपका है खींचना, ठीक है। जब कंघी करने के बाद उन रेशों को खींचा जाता है, उन जो रेशों को क्या होगा, खींचा जाएगा। फिर रोविंग की जाएगी, यानी कि उन रेशों को घुमाव दिया जाएगा, ऐंठन दी जाएगी, ठीक है। ऐंठन देने के बाद क्या होगा कि सिल्वरिंग की जाती है। अब ऐंठन देने के बाद पोनी बनाई जाती है। आपने देखा होगा कि गांधी जी चरखा चलाते थे तो क्या वो रेशों को ऐसे हाथ से खींचते थे, है ना। तो खींचने के बाद क्या होगा, फिर उसको पोनी बनाई जाती है। वस्त्र बनाने के लिए, धागे बनाने के लिए पोनी बनाई जाएगी, तो उसको सिल्वरिंग कहते हैं। फिर क्या होगी, स्पिनिंग होगी, यानी कि कताई होगी। अब पोनियों की क्या हो रही है, पोनियों की कताई की जा रही है। अब कताई क्या होता है, स्पिनिंग मतलब रेसे से धागा बनाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, कताई कहते हैं। धागा बन गया, अब उस क्या होगा, उस धागे पे भी परिसज्जा की जाती है। परिचर्या की जाएगी, जैसे कि उसको रंगा जाएगा, उसकी पेंटिंग की जाएगी, है ना। तो बहुत सारी प्रक्रिया होती है परिचर्या वाले चैप्टर, अलग अलग चैप्टर ही है हमारा। आपका जो आपका स्पिनिंग है, जो कताई करना है, परिचर्या है, डाइंग है, पेंटिंग है, ये अलग भरपूर चैप्टर ही है, हम उसको पढ़ेंगे। लेकिन जब कपास की हम बात कर रहे हैं तो स्टेप्स ऑफ कॉटन कह रहे हैं कि कॉटन का मैन्युफैक्चर कैसे होता है। तो पहला जो प्रोसेस है हमारा कि हार्वेस्टिंग हो रहा है, यानी कि ये पॉइंट्स भी आते हैं अरेंज करने के लिए, एग्जाम में आते हैं कि कैसे कौन सा प्रोसेस पहले है। आपको दे आपके 10-12 पॉइंट्स यहाँ पे, इसमें 4-5 दे दिया जाएगा, उसका कहा जाएगा अरेंज करिए, सिस्टमेटिक अरेंज करिए। तो पहला इसको याद करना होगा आपको कि पहला जो प्रोसेस है हार्वेस्टिंग है, दूसरा आपका गीनिंग है। गीनिंग मतलब बिनौलों को हम निकाल रहे हैं, बीज से अलग कर रहे हैं, है ना। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं, सॉर्टिंग कर रहे हैं, यानी कि छटाई कर रहे हैं, किसके आधार पर, गुणवत्ता के आधार पर। नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, बूलिंग कर रहे हैं, यानी कि गांठों को बांध रहे हैं, कितने पाउंड में, 500 पाउंड में, ठीक है। उसके बाद गांठों को खोलते हैं, उसको क्या कहते हैं, ओपनिंग एंड बाइंडिंग। तो गांठों को खोल रहे हैं और मिला रहे हैं, ठीक है। इस समय कपास को मिलाने में क्या किया जाता है कि एक चादर सी बना ली जाती है कपास का। जब कपासों का इस गांठों को खोला जाता है, मिलाया जाता है, तो कपास को एक चादर सी बना ली जाती है। और चादर कितनी मोटी होती है, तो 1 इंच मोटी होती है। और चौड़ाई की बात करें तो 40 इंच इसकी चौड़ाई होती है। और वजन लगभग 400 पाउंड का रखा जाता है। फिर क्या की जाती है, कॉर्डिंग की जाती है, ठीक है, यानी कि धुनाई की जा रही है। सिल्वरिंग की प्रोसेस भी इसी में आ जाती है। फिर कॉम्बिंग यानी कि कंघी की जाती है। ड्राइंग यानी कि खींचा जाता है। फिर घुमाव दिया जाता है उन खींचने वाले आपके जो तंतु बने हुए हैं। फिर पोनी बनाई जाती है। पोनी के बनाने के बाद स्पिनिंग होती है, फिर फिनिशिंग होती है, ठीक है। तो ये सारे प्रोसेस क्या है, ये स्टेप्स ऑफ कॉटन है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं। तो हम कॉटन की अब विशेषता देख लेते हैं। हमने देखा कि स्टेप क्या, किस स्टेप से कपास की खेती हो रही है। अब हमारे पास कपास आ गया, हम उसका क्या करेंगे, उससे हमें वस्त्र बनाना है। तो हम पहले उसकी विशेषता देखते हैं कि हमारे हमारे कपास में क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, क्या क्वालिटी होती है। तो हम इसको 2 आधारों पर बांट कर देखते हैं। एक तो हम फिजिकल प्रॉपर्टीज देखते हैं और एक केमिकल प्रॉपर्टीज, यानी कि भौतिक विशेषता, और दूसरा हम रासायनिक विशेषता देखते हैं। अगर हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो उसमें उसका संगठन आ जाएगा, यानी कि किन किन चीज़ों से मिला है। तो किससे मिला है, तो कार्बन। कार्बन से मतलब यहाँ पे सेलुलोज है, क्योंकि कपास एक सेलुलोजिक रेशा है। और कार्बन भी क्या है, सेलुलोजिक। सेलुलोज भी कार्बन में आ जाता है। तो क्या है कि ये हमारा जो संगठन इसका है, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है। कार्बन से यहाँ मतलब है सेलुलोज का। तो सेलुलोज, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का ये संगठन होता है। सेलुलोज प्लस ऑक्सीजन प्लस हाइड्रोजन, ठीक है। इसके संगठन में ये 3 चीज होते हैं। अब सेलुलोज कितना होता है, तो सेलुलोज लगभग 40 से 90% होता है वो। 40 से 90% तक सेलुलोज पाया जाता है, ठीक है। कपास को हमने क्या कहा, कपास को हम सेलुलोजिक रेशा भी कहते हैं। और किससे मिलना बना है, तो ये सेलुलोज से। यहाँ पे कार्बन आपको कंफ्यूज करेगा, तो आप यहाँ पे सेलुलोज लिख सकते हैं। सेलुलोज, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर ये क्या बना है, ये कपास बना है, ठीक है।
अब हम कपास का जो व्यास देख लेते हैं, इसकी व्यास कितनी है, तो 16 से 20 माइक्रोन इसका व्यास होता है। 16 से व्यास माइक्रोन में मापा जाता है, तो 16 से 20 माइक्रोन इसका व्यास होता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, तो ये प्रति इंच जो है इसका घुमाव कितना होता है। रोविंग एक ऐंठन होती है, कपास के रेशे में ऐंठन होती है, तो कितनी ऐंठन होती है, प्रति इंच 200 से 400 घुमाव होते हैं। जो ऐंठन होता है प्रति इंच के हिसाब से बात करें तो 200 से 400 घुमाव होते हैं। और ये क्या करता है, कपास में जल की मात्रा कितनी होती है, तो 5 से 8% इसमें वाटर होता है। जल की मात्रा 5 से 8%, शेष क्या होती है, और बाकी जो बच गया वो अशुद्धियाँ होती हैं। ठीक है, जलने पर क्या कैसा लौ निकलता है, तो कपास को अगर जलाएंगे इसको, तो बर्निंग टेस्ट करेंगे तो कैसी लौ निकलेगी, लौ इसमें पीली लौ निकलती है। कपास को अगर बर्निंग टेस्ट से गुजारेंगे तो इसकी पीली लौ निकलती है। और गंध कैसी आएगी जलने पर, जलने पर कागज जैसे जलने की जैसे गंध आती है। जैसे हम कागज को जलाते हैं तो जैसा गंध हम महसूस करते हैं, वैसा ही गंध हम कपास के रेशे को जलाएंगे या कॉटन के कपड़े को भी जलाएंगे तो भी वैसा ही गंध आता है। ठीक है, आप एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हैं कि कागज को जलाइए और आप कपास के कपड़े को जलाइए, तो दोनों में क्या आता है, क्योंकि आपका जो ये क्या बोलते हैं पेपर है, कागज है, वो भी तो सेलुलोज से ही बना हुआ है, पेड़ पौधे से ही बनता है। तो इसीलिए जलने पर कैसा गंध आता है, तो कागज के जलने जैसी गंध आती है। इजंट इट। नाउ नेक्स्ट है संरचना। संरचना की बात हम पहले भी कर चुके हैं कि संरचना हम माइक्रोस्कोप से देखते हैं, सूक्ष्मदर्शी से देखते हैं, तो कैसा दिखना है, पतली दिखती है, खोखली दिखती है, नली के समान। और पकने पर कैसा दिख जाता है, तो बल खाते फीते के समान ये दिखता है। ठीक है, इसका रंग की बात कर ले तो इसका जो रंग होता है सामान्यतः कैसा होता है, वाइट होता है, सफ़ेद होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कभी कभी या फिर कच्ची अवस्था में इसका कलर कैसा होता है, ब्राउन होता है। कच्ची अवस्था में इसका कलर ब्राउन होता है। और किसके वजह से होता है, तो उसमें नाइट्रोजन की उपस्थिति होती है। नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण इसका रंग भूरा देखने को मिलता है। ठीक है, ऐसे जनरली इसका कलर कपास का वाइट होता है, जब पक जाता है तो हमें वाइट मिलता है। लेकिन कच्ची अवस्था की बात करें तो कैसा होता है, भूरे रंग का होता है, और उसमें नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण ये रंग इसका भूरा होता है। अब मजबूती की बात करें तो कपास गीली अवस्था में मजबूत होता है, लेकिन सूखी अवस्था की बात करें तो उसमें वो कमज़ोर हो जाता है। यानी कि गीली अवस्था की अपेक्षा सूखी अवस्था में कपास का रेशा कमज़ोर होता है। ठीक है, उसके बाद प्रकाश प्रकाश का इस पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। सूर्य की रोशनी में आप डायरेक्ट सनरेज में इसको सुखाते हैं तो इसका हानिकारक प्रभाव पड़ता है, इसके रंग खराब हो जाते हैं और रेशे भी निर्बल हो जाते हैं। ठीक है, और अब बात करें हम फूफदी की, कीड़ लगने की, तो फूफदी इसमें लगता है। अगर आप सीलिंग वाले एरिया में रखें जहाँ मॉइस्चर होता है तो ये फूफदी से रेशे खराब हो जाएंगे। नेक्स्ट की बात करें तो नमी सोखने का गुण इसमें अच्छी क्वालिटी का पाया जाता है। ये पानी को ऑब्जॉर्ब कर लेता है, सोख लेता है। ठीक है, अब प्रत्यास्था और प्रतिस्कंदता की बात करते हैं। अब समझिए कि प्रत्यास्था क्या होता है। प्रत्यास्था का मतलब होता है कि अगर किसी चीज़ को हम खींचते हैं, ठीक है, खींचते हैं तो वापस जब छोड़ देंगे तो अपनी पहले वाली अवस्था में आ जाएगी। ठीक है, वो उसको कहते हैं प्रत्यास्था। ठीक है, जैसे कि आप किसी रबर बैंड को खींचते हैं और जब छोड़ देते हैं तो अपनी पूर्व स्थिति में आ जाती है, तो सेम वही चीज़ है प्रत्यास्था। यानी कि कपास का जो रेशा होता है उसमें क्या होता है, प्रत्यास्था और प्रतिस्कंदता का अभाव पाया जाता है। हम इसको खींच नहीं सकते हैं, खींच के लंबा नहीं कर सकते हैं, जितना है उतना ही रहेगा। ठीक है, और प्रतिस्कंदता का मतलब होता है दबाव के बाद पूर्व आकृति ग्रहण कर लेना। यानी कि अगर हम इसको दबाते हैं तो अपनी पूर्व आकृति, तो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो इसका अभाव होता है। ये प्रतिस्कंदता और प्रत्यास्था और प्रतिस्कंदता किसमें पाई जाती है, तो आपके ऊन में पाई जाएगी। जो आपका ऊन का रेशा होगा, ऊल होगा, उसमें आप देखिएगा उसमें पाई जाती है। आप ऊन को खींचिए धागे को, वो फैलेगा भी, और वापस अगर ऊन के जो कपड़े होते हैं आपको पहनते हैं, दबाते हैं तो जब फूला फूला सा रहता है, उसको दबाएंगे वापस वो फूल जाएगा, है ना। तो इसको क्या कहते हैं, प्रतिस्कंदता और प्रत्यास्था। प्रत्यास्था समझ चुके हैं कि खिंचाव के बाद अपनी पूर्व आकृति को ग्रहण करना क्या कहलाता है, प्रत्यास्था कहलाता है। खिंचाव के बाद अपनी पूर्व आकृति को ग्रहण करना। और प्रतिस्कंदता का मतलब होता है कि दबाव के बाद अपनी पूर्व आकृति को ग्रहण करना। यहाँ इससे मतलब होता है खिंचाव, खिंचाव के बाद, है ना, खिंचाव के बाद अपनी पूर्व आकृति को ग्रहण कर लेना। ठीक है, और यहाँ है दबाव के बाद, दबाव के बाद अपनी पूर्वाकृति को ग्रहण कर लेना, यानी कि प्रतिस्कंदता होती है। ठीक है, तो ये हमारा क्या था,
कैरेक्टरिस्टिक था, हमारी फिजिकल प्रॉपर्टी थी। कपास की जो विशेषता है उसको हमने दो कैटेगरी में बांटा है। एक हमने कहा कि फिजिकल प्रॉपर्टी यानी कि भौतिक विशेषता, दूसरा हम कहते हैं रासायनिक विशेषता यानी कि केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज की सारी बातें थी जिसमें हमने देखा कि ये कपास कैसा है, किस संगठन हमने देखा कि सेलुलोज से बना, सेलुलोज ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ है। ठीक है, सेलुलोज कितनी परसेंटेज होती है, तो 40 से 90%। जल कितना होता है, 5%। और जो एक्स्ट्रा शेष हो गया वो क्या हो गया, 2%। मान लीजिए कि 90% सेलुलोज है और 8% जल है। ठीक है, तो 98%, 2% क्या हो गया, अशुद्धियाँ, अदर जो चीज़ें होती है वो इसमें पाई जाती है। तो जलेगा तो कैसा लौ दिखेगा, तो पीला लौ दिखेगा। गंध कैसी आएगी, तो कागज के जलने के समान। आग इसमें तेजी से पकड़ता है। संरचना इसकी कैसी है, तो चपटी, घुमावदार, बल खाते हुए फीते के समान है। ये कैसा होता है, तो सफेद रंग का ये रेशा है, लेकिन कभी कभी ये ब्राउन भी दिखता है। और ब्राउन क्यों दिखता है, तो नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण। ठीक है, चमक बढ़ाने के लिए इसको मॉइस्चराइजिंग की जाती है। ठीक है, मॉइस्चराइजिंग एक प्रकार का परिसज्जा है। इसको हम आगे परिसज्जा वाला जो फिनिशिंग वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे मॉइस्चराइजिंग। तो चमक बढ़ाने के लिए आप देखेंगे ना, कपास का जो एक कपड़ा लीजिए और एक दूसरा कपड़ा लीजिए, तो जिस कपड़े में चमक होगी ना, वो मॉइस्चराइजिंग की प्रोसेस है। इसमें मॉइस्चराइजिंग का बहुत सारे प्रक्रिया होती है। केमिकल मॉइस्चराइजिंग होती है, माड़ के द्वारा होती है, कल्फ के द्वारा होती है। तो ये एक अलग ही चैप्टर है मॉइस्चराइजिंग का। इतना समझ लीजिए कि चमक बढ़ाने के लिए कपास में मॉइस्चराइजिंग की परिचर्या का उपयोग की जाती है। गीली अवस्था में हमने कहा कि ये मजबूत होता है, और जो सूखी अवस्था में क्या होता है, ये निर्बल होता है। यानी कि सूखी अवस्था में आसानी से ये अगर आप फाड़ेंगे तो फट जाएगा, लेकिन कपास के रेशे को अगर भिगा के फाड़िए, गीला करके फाड़िए, तो ये नहीं फटेगा आसानी से। प्रकाश का इस पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है। कैसा प्रकाश के प्रभाव में क्या हो जाएगा, तो रेशे पीले पड़ जाते हैं। आप व्हाइट कॉटन के कपड़े को धूप में डालिए, लगातार जब भी धोइए, जब भी यूज़ करिए और धोइए, तो धूप में डालिए, तो कुछ समय बाद आपका जो व्हाइट कपड़ा होगा वो पीला हो जाएगा। पीलापन लिए, पीला बिल्कुल नहीं, बट वो मैला टाइप का उसमें येलोइश कलर दिखने लगेगा, तो वो फिर अच्छा नहीं दिखता है। हमने कहा कि फुफुदी इसमें लगता है, यानी कि फुफुदी कीड़े का प्रभाव इस पर पड़ता है। नमी सोखने का गुण बहुत अच्छा इसमें होता है। प्रत्यस्था और प्रतिस्कंदता हम समझ चुके हैं कि प्रत्यस्था का अभाव होता है, प्रतिस्कंदता का अभाव होता है। प्रत्यस्था क्या है, तो इसका मतलब कि खिंचाव के बाद जो वस्त्र अपने पूर्व स्थिति में आ जाते हैं, तो कॉटन के साथ ऐसा नहीं है। प्रतिस्कंदता मतलब दबाव के बाद पूर्व स्थिति में आते हैं, कॉटन के साथ ये भी नहीं है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं इसकी रासायनिक विशेषता। तो रासायनिक विशेषता क्या है, तो ये रासायनिक विशेषता में बात करें तो ये अम्ल का प्रभाव इस पर पड़ता है। अम्ल का प्रभाव को भी हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक को हम कहते हैं कि तनु अम्ल, तो जो बिल्कुल माइल्ड होता है, जो माइल्ड अम्ल होगा उसका इस पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। तनु अम्ल का जो प्रभाव, इफेक्ट ऑफ एसिड, तो तनु अम्ल का प्रभाव इस पर नहीं पड़ेगा। लेकिन क्या होगा, मतलब कोई ज़्यादा विशेष प्रभाव नहीं पड़ेगा। और इसीलिए हम इसको जब कपास के रेशों को अगर पर कोई दाग धब्बे लग जाते हैं, तो इसको छुड़ाने के लिए हम ऑक्जेलिक एसिड का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि तनु अम्ल का प्रभाव नहीं पड़ता, जो माइल्ड एसिड है उसका प्रभाव इस पर नहीं पड़ता है। इसीलिए कपास के रेशे के दाग धब्बे छुड़ाने के लिए हम ऑक्जेलिक एसिड का प्रयोग करते हैं। और किसका प्रयोग कर सकते हैं, हम नींबू का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जब हम बात करेंगे कि इसके मतलब सांद्र कार्बनिक अम्ल का प्रभाव के देखने की बात करेंगे, कार्बनिक अम्ल का देखने का प्रभाव करेंगे, तो क्या होगा, इसके वजह से सूती जो कपड़े होते हैं वो कॉटन का कपड़ा नष्ट हो जाता है। ठीक है सॉरी, कॉटन का कपड़ा क्या होगा, सांद्र कार्बनिक जो होता है आपका अम्ल होता है, उसके प्रभाव से क्या होगा, इसके कपड़े क्या होंगे, यहाँ पे अकार्बनिक होगा, कार्बनिक नहीं। इसको आप अकार्बनिक कर लीजिएगा, यहाँ पे ना अकार्बनिक, एक मिनट, यहाँ पे आप कार्बनिक नहीं, सांद्र अकार्बनिक। ठीक है, अकार्बनिक, ओके, यहाँ पे अकार्बनिक होगा। ठीक है, तो हम पहले कहेंगे कि अम्ल के प्रभाव को हमने दो कैटेगरी में बांटा है। एक कहा है कि तनु कार्बनिक अम्ल का प्रभाव, तो तनु कार्बनिक अम्ल का प्रभाव इस पर नहीं पड़ता है। ठीक है, नहीं पड़ता है इन द सेंस कि ज़्यादा असर नहीं पड़ता है। इसीलिए क्या होगा, थोड़ा सा इसके कलर पर विशेष प्रभाव थोड़ा सा पड़ सकता है कि इसका जो जो कलर हल्का डल हो जाएगा। जो हम अगर तनु अम्ल का यानी कि माइल्ड अम्ल का प्रयोग करते हैं, तो इसका कलर हल्का सा डल हो सकता है, और क्या होगा, और विशेष कोई रेशे पर प्रभाव नहीं पड़ता है, कलर पर प्रभाव पड़ता है। लेकिन जब हम सांद्र की बात करें कि तो सांद्र अकार्बनिक अम्ल का प्रभाव इस पर पड़ता है, और इससे क्या होता है, वस्त्र पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, कौन कौन से जो अम्ल हैं, तो हमने यहाँ पे जिक्र किया है सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल जिसको कि H2HO4 कहते हैं, क्या कहते हैं सल्फ्यूरिक अम्ल को, H2 और
NHO4, ये क्या है, ये सल्फ्यूरिक अम्ल है। सल्फ्यूरिक अम्ल के प्रभाव से क्या होता है, ये नष्ट हो जाता है। फिर हमने कहा कि नाइट्रिक अम्ल, तो नाइट्रिक अम्ल मतलब HNO3, ठीक है। नाइट्रिक अम्ल क्या है, HNO3। नाइट्रिक अम्ल के प्रभाव से भी क्या होता है, नष्ट हो जाता है। फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl के प्रभाव से भी क्या होता है, ये नष्ट हो जाता है, ठीक है। तो इस प्रकार अम्ल के प्रभाव में हमने समझा कि अम्ल के प्रभाव दो तरीके से हम देखते हैं। एक हम देखते हैं तनु अम्ल के प्रभाव और दूसरा हम देखते हैं सांद्र अकार्बनिक अम्ल का प्रभाव। तनु अम्ल के प्रभाव पर इस पर कोई विशेष फर्क नहीं पड़ता है, बस थोड़ा सा कलर इसका डल हो सकता है। और इसीलिए हम कॉटन के कपड़े पर दाग धब्बे लगते हैं तो हम किसका प्रयोग करते हैं, ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। ऑक्जेलिक अम्ल का प्रयोग कर सकते हैं, नींबू के रस का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अब हम सांद्र अकार्बनिक अम्ल के प्रभाव की बात करते हैं तो इसका प्रभाव हानिकारक पड़ता है, ठीक है। इससे वस्त्र पूरी तरह से नष्ट हो जाते हैं। और ये कौन कौन से जो अम्ल है आपके, सल्फ्यूरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ठीक है। अब हम देखते हैं क्षार का प्रभाव, ठीक है। क्षार यानी कि अल्कलाइन का प्रभाव। अल्कलाइन का प्रभाव, इफेक्ट ऑफ अल्कलाइन में क्या होता है कि अल्कलाइन का प्रभाव ऐसे जनरली नहीं पड़ता है, लेकिन वही माइल्ड अल्कलाइन का प्रभाव इस पर नहीं पड़ेगा। इसीलिए हम जो कॉटन के कपड़ों को साबुन से, डिटर्जेंट से, सर्फ से इजीली उसको वॉश कर सकते हैं। लेकिन जब सांद्र की बात करें, हम गाढ़े अम्ल की बात करें, गाढ़े क्षार की बात करें, तब क्या होगा, तब उससे कपड़े नष्ट हो जाते हैं, ठीक है। और तंतु क्या होता है, रेशे क्या होता है, निर्बल हो जाते हैं। विरंजक के प्रभाव की बात करें तो विरंजक में क्या होता है कि विरंजक मतलब ब्लीचिंग जिसको कहते हैं, ब्लीचिंग के प्रभाव इफेक्ट देखेंगे तो ब्लीचिंग के इफेक्ट में हम नील का उपयोग कर सकते हैं, टिनोपॉल का यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे हम क्या है, ये क्लब नहीं है, ये है आपका कल्फ जो होता है, माड़ वगैरह जो लगाई जाती है, ठीक है, कल्फ। तो कल्फ का प्रयोग कर सकते हैं। और घरेलू ब्लीच जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्लोराइड का प्रयोग हम ब्लीच के रूप में कर सकते हैं, ठीक है। ब्लीचिंग में क्या करता है, ब्लीचिंग कपड़े को चमकाने का काम आता है, ठीक है। जैसे नील हम डाल लेते हैं कॉटन के कपड़ों में, तो अगर व्हाइट कपड़े में नील डालते हैं तो उसमें चमक, अच्छी से चमक आ जाती है। टिनोपॉल का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। कल्फ लगा सकते हैं। माड़ भी, आप किसी कपड़े में आप स्टार्च लगाते हैं कॉटन में, तो उसमें भी एक अलग ग्लेज आ जाता है, साइन आ जाती है। और घरेलू ब्लीच का प्रयोग कर सकते हैं जिसको कि सोडियम हाइड्रोक्लोराइड कहते हैं। नेक्स्ट हम पसीने की बात करें तो पसीने की बात से वस्त्र खराब हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि जब कॉटन के कपड़े पहनते हैं गर्मी के दिनों में, तो एक पर्टिकुलर अगर स्थान पे पसीने लगातार वहाँ से लग रहे हैं और वो सूख जाते हैं, ठीक है। उसको हम वॉश नहीं कर रहे हैं, वो सूख जाते हैं बराबर। जब भी हम यूज़ कर रहे हैं 2-3 दिन हम लगातार किए और वो सूख जाता है, तो उसको क्या होता है, वहाँ पे वो पीलापन पड़ जाता है। वहाँ का जो वस्त्र होता है, वहाँ का जो रेशा होता है, तंतु होता है, वो गलने लगता है। पसीने की वजह से वस्त्र खराब हो जाता है, रेशे गल जाते हैं। रंग का प्रभाव, तो रंग इस पर शीघ्रता से नहीं चढ़ता है, रंग इस पर शीघ्रता से नहीं चढ़ पाता है। इसलिए इसको हम जो पक्के रंग है वही चढ़ा सकते हैं, और उसको भी बहुत ही केयर से रखना पड़ता है। यानी कि आप धूप में ना उसको डालिए, ज़्यादा गर्म पानी में आप गर्म पानी में डाल के कपड़े को रख देंगे तो भी रंग खराब हो जाते हैं। तो ये सारी जो हमारी प्रॉपर्टीज़ थी, जो हमने आप पढ़ा अभी, कपास के बारे में पढ़ा हमने। कपास का जो हमने देखा कि उससे जुड़े जो तथ्य हैं, सबसे पहले हम उससे इम्पॉर्टेंट बातें हमने समझी जो कि एग्ज़ाम में, डिफरेंट एग्ज़ाम में आए हुए हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि स्टेप ऑफ कॉटन, यानी कि कॉटन की मेकिंग की क्या स्टेप्स होती हैं। उसके बाद हमने कपास की कैरेक्टरिस्टिक देखी, यानी कि विशेषता देखी, ठीक है। हमने फिजिकल देखी, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स और केमिकल कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इस प्रकार हमारा जो कपास का चैप्टर है ये ख़त्म हो गया। सभी एग्जामों में इससे अलग और कोई क्वेश्चन नहीं आता है। अगर आप इसको अच्छी तरह पढ़ लेते हैं तो कपास से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका छूट नहीं सकता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।